एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसके अंदर बच्चे को कुछ इस तरीके से पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है जिस तरह उसने बोलना और चलना सीखा। आज हम बात करेंगे उसी एजुकेशन सिस्टम की यानी ECE यानी मॉन्टेसरी कोर्स की आउटलाइन के बारे में। सो कहीं मत जाइएगा, बिगिन देन के साथ स्टे करें और आखिर तक की वीडियो देखें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बिगिन देन के इस प्लेटफॉर्म से मैं हूं साइमा कादिर जो आपको ECE के जो है डिप्लोमा कोर्सेज करवाने के लिए यहाँ मौजूद है। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मैं उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और उसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट किए। आपका यही प्यार हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। ECE मॉन्टेसरी कोर्स। बेसिकली आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है मॉन्टेसरी कोर्स। और ये कोर्स और आज की वीडियो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? उन तमाम लोगों के लिए जो टीचर्स हैं या टीचिंग के किसी न किसी शोबे में मुंसलिक हैं, एक बात। और दूसरा ये उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो कि PTM में आके अपनी टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं और थोड़ा बहुत उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी बात पर हो जाता है, उनके लिए है। वो क्यों होता है? अवेयरनेस ना होने की वजह से। कुछ ना कुछ बातें तो पेरेंट्स मालूम कर लेते हैं, लेकिन जो ख़ास एग्जैक्टली प्रोफेशनल या आप कह लें कि बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट बात होती है वो उन्हें मालूम नहीं होती है और वही वो घर के अंदर जाके कोई ना कोई एक कन्फ्लिक्ट का एक कहना चाहिए वजह बनती है। तो बात करते हैं हम इसके ऊपर। और उन तमाम लोगों के लिए भी जिनके घर में छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे मौजूद हैं और उनके लिए भी जो अपने बच्चों की साइकी नहीं समझ पाते और उनको इस तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह उन्हें ट्रीट नहीं करना चाहिए, जिससे उनकी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। तो स्टार्ट करते हैं कोर्स आउटलाइन। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपने ये देखा होगा इसके ऊपर स्टेप्स लिखे हुए। मैंने इस कोर्स आउटलाइन को स्टेप्स में डिवाइड किया है। वो क्यों डिवाइड किया है? वो आपकी फिजिबिलिटी के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आप उसको इजी वे में ले सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इस वीडियो को लाजमी देखें। अच्छा, ये जो कोर्स आउटलाइन ECE की यानी मॉन्टेसरी की जो कोर्स आउटलाइन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसको सीक्वेंस में देने का मकसद ये है कि हमारी जो आइंदा आने वाली वीडियोस हैं वो इसी सीक्वेंस को फॉलो अप करेंगी और ये आपके पास एक रिकॉर्ड में भी रहेगा। फिर इंट्रो, जैसे कि मैंने इंट्रो इससे पहले दे दिया था, अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप पे और फिर थर्ड और फिर इसी तरीके से आगे आइंदा आने वाली वीडियोज़ के ऊपर वर्कआउट होगा। अब हम बात करते हैं स्टेप 1 की यानी स्टेप 1। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के इंट्रोडक्शन की, ठीक है। फिर सेकंड हैंड हम बात करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ ECE यानी हम इसके ओवरव्यू यानी कोर्स आउटलाइन भी शामिल है, इसमें बहुत कुछ शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ज़रूर इसके ऊपर नोटिस कीजिएगा। फिर बात करते हैं मारिया मॉन्टेसरी के मेथड की यानी इसमें मारिया मॉन्टेसरी ने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है। अब सवाल ये पैदा होता है, मारिया मॉन्टेसरी कौन थी, क्या रोल था इनका और इनका नाम यहाँ पे क्यों हाईलाइट हुआ हुआ है। बेसिकली 100 साल पहले मारिया मॉन्टेसरी ने 90s में ये इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इनका नाम, इनके बारे में जानना, इनके मेथड को नॉलेज होना इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप पर हम आते हैं मॉन्टेसरी एजुकेटर्स। यहाँ पे मॉन्टेसरी एजुकेटर्स जिस तरह हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जाती है उसी तरीके से डिफरेंट आते जाते हैं नेम्स किसके, टीचर्स के, जो वर्कआउट करती हैं मॉन्टेसरी के ऊपर। ठीक, इसमें आपने पढ़ा होगा मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स आता है, मॉन्टेसरी आंट्स आता है यानी आंटीज़ आता है, इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट नेम हैं। मॉन्टेसरी टीचर्स, ट्रेनर जो होती हैं वो इन नामों से पहचानी जाती हैं। अब सेकंड जो है वो मेरा बहुत फेवरेट है। उसकी वजह ये है कि अगर टीचर्स को ये चीज़ नहीं आती तो इसका मतलब है वो बच्चे की एज के मुताबिक उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए वो वर्कशीट्स प्रिपेयर नहीं कर सकती जो उनको बच्चों को देना चाहिए। क्या है वो? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर एजुकेटर्स यानी मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मलाइज्ड चाइल्ड। फिर आते हैं हम एब्जॉर्बेंट माइंड। मेरा ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एब्जॉर्बेंट माइंड। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस टॉपिक को लाजमी देखें जब हमारी इसके ऊपर वीडियो आए। सेंसिटिव पीरियड, जब हम बात करते हैं सेंसिटिव पीरियड की, किसके सेंसिटिव पीरियड? एक बच्चे के सेंसिटिव पीरियड की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है। चलें, अब ये हो गए हमारे 2 स्टेप। अब हम न्यू बोर्ड बनाते हैं। चले जनाब, बोर्ड हो गया हमारा रेडी। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 से, ठीक है। हमारा स्टेप 3 जो है उसमें क्या कंटेंट है? उसमें है द अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन,
फिर उसके बाद है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। किसकी? ये दोनों चीज़ें बच्चों के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी बच्चे की डेवलपमेंट के स्टेजेस। ठीक है, डेविएशन एंड टेंडेंसीज, हम बात करेंगे डेविएशन और टेंडेंसीज किसकी? बच्चे की। स्टेप 4 के अंदर है द सिग्निफिकेंस ऑफ आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी आँखों का अपने हाथ के साथ का कोऑर्डिनेशन। ये किस सेंस में? ये राइटिंग के फॉर्म में आता है। फिर इसके बाद है एक्सरसाइजेस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, ये आपको इसमें सिखाया जाएगा। स्टेप 5 की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। इंग्लिश हैंड राइटिंग फंडामेंटल्स किसकी? टीचर्स की भी। क्यों? इसमें हम आपको टीचर्स की हाईलाइट क्यों करेंगे? बच्चा कॉपी करता है स्टेप फुट्स को, किसके? अपने टीचर के स्टेप फुट्स को। अगर टीचर की राइटिंग अप्रोप्रिएट हो और उसमें थोड़ा सा कोई मसला हो या इस तरह का कोई इशू हो तो बच्चा भी उसी तरीके से लिखना सीखेगा जिस तरह टीचर उसको कॉपी में वर्किंग देंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंग्लिश फोनिक्स की। लेटर टाइप्स ऑफ लेटर क्या हैं, किस तरह के होते हैं, उन्हें किस तरह इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, वो भी। लेटर फॉर्मेशन यानी दो तरह की लेटर फॉर्मेशन रनिंग करती हैं, एक कर्सिव होती है और एक होती है प्रिंट फॉर्म में। इसी तरह से बच्चे को लिखवाई जाती है। रिकग्निशन ऑफ 2 and 3 लेटर्स, इसमें 2 और 3 लेटर्स को किस तरह पढ़ाया जाएगा, बच्चों को किस तरह से उसे वर्कआउट करवाया जाएगा, वो बताया जाएगा। अब मूव ऑन होते हैं स्टेप 6 में। जिस तरह इंग्लिश की राइटिंग को फोकस किया जाता है इसी तरीके से हम करते हैं उर्दू की राइटिंग पर फोकस। उर्दू की राइटिंग पर फोकस किस तरह? थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है बच्चे के लिए, और क्या होता है वो बच्चा उसको करने के लिए थोड़ी सी हेल्प ज़्यादा रिक्वायर्ड करता है। तो इसमें है उर्दू फोनिक्स सबसे पहले, फिर इसके बाद है उर्दू हैंड राइटिंग फंडामेंटल्स, फिर इसके बाद आ जाता है रिकग्निशन ऑफ 2 और 3 लेटर्स। इंग्लिश के मुकाबले में उर्दू की 2 और 3 लेटर्स याद करवाना, बच्चे को रिकग्नाइजेशन करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसी वे पे करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। स्टेप 7 की तरफ मूव ऑन होते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट। आपको लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए जिसमें बच्चे का दिल वहाँ पे लगे, वो चाहे कि कुछ सीखे, वो चाहे कि कुछ नया करे। ठीक है, मेकिंग ऑफ सिंबल्स, फ्लैश कार्ड्स एंड नेम टैग्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी क्या वजह है और ये क्यों ज़रूरी है, इसमें ये तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। अब आते हैं अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल कॉन्सेप्चुअल क्लास सॉफ्ट बोर्ड्स क्या रिक्वायर्ड हैं, क्यों हैं, उससे बच्चे को क्या ज़रूरत, क्या एक चीज़ मिलती है, वो आपको इस सब में बताया जाएगा। फिर आते हैं डेकोरेशन एंड वॉल आर्ट। डेकोरेशन और वॉल आर्ट क्यों ज़रूरी है, क्यों? हम अगर देखा जाए तो हम नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हमें वो बहुत अट्रैक्ट करती है। हम हर चीज़ में खूबसूरती तलाश करते हैं। इवन अगर आप पेंसिल ले लें, बच्चे से पूछें कि वो पेंसिल कौन सी चाहिए तो वो भी खूबसूरत मांगता है। तो इसके लिए डेकोरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए हम आपको ज़रूर बता दें। अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज जल्दी से। तो प्रिपेयर कर लिया है हमने अपना कलरफुल सा बोर्ड। स्टार्ट करते हैं स्टेप 8 से। स्टेप 8 क्या है? लर्निंग थ्रू प्ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है बच्चे को ऐसे पढ़ाना जिस तरह वो खेल रहा हो। लर्निंग एरियाज़ हम डिफ़ाइन करेंगे, उसमें लर्निंग कौन कौन से बच्चे के एरियाज़ होते हैं। फिर इसके बाद आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये भी बच्चे के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अब हम स्टेप 9 की तरफ, डाइट प्लान फॉर चिल्ड्रन। पेरेंट्स मेरे पास आके कहते हैं हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, हमारे बच्चों के लिए कुछ करें, हमारे बच्चे से टीचर से बोलें कि टीचर कुछ खिला दें। तो डाइट प्लान क्या होता है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो डेली रूटीन है हम इसके ऊपर बात करेंगे। योगा एक्सरसाइजेस, बच्चों के लिए योगा एक्सरसाइजेस क्यों ज़रूरी है, किस वक्त करवानी चाहिए, इसमें तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। स्टेप 10 है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग यानी सुनना, सुनेगा बच्चा तो फिर बोलेगा किस तरीके से, उसकी स्पीकिंग किस तरह होगी, वो सब बताई जाएगी। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 11 की तरफ, जो है मैथमेटिक्स। इसमें तमाम चीज़ें मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्म की बताई जाएंगी, किस तरह बच्चे को नंबर इंट्रोड्यूस करवाने हैं, शेप्स किस तरह बताने हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा स्टेप्स 12 पर आते हैं सेंसोरियल एक्सरसाइजेस, जैसे कि सेंसोरियल यानी सेंसेस से रिलेटेड क्या चीज़ बताई जाएगी वो आप इसमें एक्सपीरियंस करेंगे। स्टेप 13 एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़। सबसे पहले तो जब मैं टीचर से कहती हूँ कि बच्चे के लिहाज से, उसकी एज के लिहाज से कोई एक्टिविटी प्लान करें, उन्हें वो भी नहीं कभी कभी मालूम होता। उसमें आपकी गाइडलाइन करने के बाद उससे आगे की रिलेटेड चीज़ें भी करवाई जाएंगी। यानी क्या? स्किल्स एंड मटीरियल्स, यानी स्किल्स यानी मटीरियल को देखते हुए, स्किल्स को देखते हुए मटीरियल का प्लान करना। ठीक है। एक्टिविटी प्लानिंग यानी अब आपने एज तो मालूम कर ली, अब वो एक्टिविटी प्लान कैसे करूँ मैं कि बच्चे को अंडरस्टैंड हो जाए।
ठीक है। स्टेप नंबर 13 का लास्ट टॉपिक है आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ यानी बच्चे की एज को देखते हुए उसके लिए आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना और उसको किस तरह उस बच्चे को परफॉर्म करवाना, ये सब बताया जाएगा। स्टेप 14 की तरफ आते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट। आगे आते हैं बिल्ट अप चाइल्ड वोकेबलरी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं ये चीज़ें। क्यों? बच्चे की चाइल्ड वोकेबलरी, इन्वायरमेंटल इफेक्ट उससे आपको बताई जाती है, डिफरेंट सॉर्ट से बताई जाती है, उसमें क्या क्या तरीका होता है सब बताया जाएगा, कहीं मत जाइएगा। बिल्ड अप चाइल्ड कॉम्प्रिहेंशन, बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन, उससे आगे की रिलेटेड चीज़ें वो एक्सरसाइज इस तरह करवाई जाएंगी, उसका बताया जाएगा। स्टोरी टेलिंग सबसे मज़े का पार्ट बच्चों के लिए, वो हर चीज़ सुनना चाहते हैं, वो किस वे में आप उसको स्टोरी बताएंगी वो आपको सिखाई जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ कलर्स, कलर्स का इंट्रोडक्शन किस तरह करवाएंगे उसके बारे में आपको अवेयरनेस दी जाएगी। चलिए अब पढ़ते हैं हम अपने आगे के स्टेप। मिटाना स्टार्ट करती हूँ। बोर्ड हो गया है रेडी और अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 15 की तरफ। स्टेप नंबर 15 है 3 फेसेस ऑफ लर्निंग, सेंटेंस मेकिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल टेक्स्ट, इंडिपेंडेंट राइटिंग। ये वो कंटेंट है जिसमें हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं या मैं खुद भी कि मेरे बच्चे को लर्निंग आनी चाहिए, मेरे बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, कुछ ना कुछ वो छोटे छोटे से जो है वो सेंटेंस प्रिपेयर कर सके। अब आते हैं स्टेप नंबर 16 की तरफ, क्लासरूम सेटअप। यहाँ क्लासरूम का सेटअप बच्चों के अकॉर्डिंग एज डिवाइस कैसा होना चाहिए। फिर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट किस तरह बच्चे को हम मेंटेन करें डिसिप्लिन के लिए, ठीक है, वो बताया जाएगा इसमें। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मिंग स्लो अचीवर्स इनटू हाई अचीवर्स। एक छोटा बच्चा, यानी ज़्यादातर मैं ये सुनती हूँ इसको कुछ नहीं आता, ना ही कुछ पढ़ता है, ये बच्चा बिल्कुल डफर है, ये कुछ नहीं कर सकता। गलत है, कुछ आप नहीं कर सकते, कुछ आप में एबिलिटी नहीं है, तभी तो आप बच्चे को कुछ करवा नहीं रहे हैं। इसमें वो तमाम तरीकाकार बता जाएंगे कि वो स्लो बच्चा जो रुक गया है, या तो वो किसी वजह से रुका है या आप उसको उस एरिया तक लेकर नहीं आ सक रहे, उसमें आप खुद फेल हो रहे हैं, वो किस तरीके से उसको हाई अचीवर्स में लेके जाएंगे, वो तमाम चीज़ बताई जाएगी। आते हैं स्टेप 17 पे, लेसन प्लानिंग। मेरे पास बहुत सारे टीचर्स आती हैं, जब मैं बैठी हुई होती हूँ, जब मैं उनसे कहती हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उनको लिखने के लिए देती हूँ, उनसे कहती हूँ फला सब्जेक्ट की आप जो है वो मुझे लेसन प्लानिंग कर दें। यकीन जानिए इतने घंटों के बाद वो एक पेज लिख के लेकर आती हैं और उन्हें कुछ नहीं आता। लेसन प्लानिंग क्या होती है टीचर्स के हवाले से ये ज़रूर सिखाई जाएगी। फिर क्यूरिकुलम क्रिएशन एंड सिलेबस किस तरह डिज़ाइन देना चाहिए, किस तरह बच्चे को स्टेप वाइज लेकर आना चाहिए, मिड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, उसमें क्या होना चाहिए, ये सब बताया जाएगा। फिर आते हैं इफेक्टिव होमवर्क पॉलिसी। घर में हम होमवर्क क्या भेजें मैडम, ज़रा बताइएगा। थोड़ा बहुत आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि होमवर्क के लिए क्या स्ट्रेटजी को फॉलोअप करते हैं, वो हम बताएंगे एज वाइज। फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्यों लिए जा रहे हैं, हमारा बच्चा तो छोटा है, उसको तो कुछ भी नहीं आता, आप असेसमेंट ले रहे हैं। अरे लेट अस जज, कहाँ खड़ा हुआ है वो बच्चा, हमने जो पढ़ाया उसे आया भी है या नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम सब बताते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ पर। बच्चे को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, किस चीज़ में वो लर्न नहीं कर पाता, वहाँ रुक जाता है, वो अपने गिर्द बैरियर बनाता है और टीचर को प्रॉब्लम भी होती है, साथ में पेरेंट्स की भी। क्रिएशन ऑफ लर्निंग यानी क्रिएटिंग ऑफ फॉर लर्निंग, यानी बच्चे को हम किस तरह लर्निंग के लिए क्या चीज़ ऐसी क्रिएट करें कि वो फ़ौरन उस स्टेप पर आ जाए। सेकंड है रिमार्क्स एंड डायरी राइटिंग। रिमार्क्स, जब तक हम बड़े हैं, इतनी एज होने के बावजूद हम लोग चाहेंगे कि हमें एक अच्छे रिमार्क्स मिले, हमें पॉजिटिविटी कुछ ना कुछ ज़रूर मिले, ठीक है। और डायरी राइटिंग 2 वेज़ में डायरी राइटिंग होती है, एक वो जो आप बच्चे को देते हैं, एक वो जो टीचर्स खुद वर्कआउट करती हैं, उसके हवाले से बताया जाएगा। अब हम आते हैं स्टेप 18 पे, मैनेजमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हर चीज़ को लेके चलना, उस चीज़ को मैनेज करना, किस तरीके से आप वर्कआउट करेंगे ये इसमें बताया जाएगा। स्टेप नंबर 19, इससे पहले मैं बताऊं, हम बचपन से सुनते हुए आते थे एक बेहतरीन और सेहतमंद माँ ही बच्चे को तख्लीक करती है, बच्चे को आगे बढ़ाती है, माशरा क्रिएट कर देती है, ये वो फला। तो ये क्या है, सक्सेसफुल टीचर सक्सेसफुल चाइल्ड। वाकई में हकीकत है, एक बहुत अच्छी और मंझी हुई और बहुत ज़बरदस्त वेल ट्रेन टीचर क्या होती है, वो अपने बच्चे को कहाँ पहुँचाती है, टॉप पर। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे कैसे आप बन सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह ले जा सकते हैं, एक्सेट्रा। कोऑपरेटिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद पेरेंट्स।
सबसे पहले तो टीचर पेरेंट्स का कनेक्शन ही इन्फ्लेक्ट कर जाता है। वो क्या करता है, किस तरीके से, सर मैडम ये जो बच्चा है ना ये आगे नहीं बढ़ सकता, या इसकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई बात होती है। फिर पेरेंट्स आके ये कहते हैं हमारी टीचर ने, आपकी टीचर ने हमारे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, कहीं ऐसा ना हो हम बोलें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे के उससे एक दुश्मनी वगैरह वो निकालना शुरू कर दे। इसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 20 है हमारा फाइन मोटर स्किल्स फॉर द एज ग्रुप ऑफ 2 to 6, यानी 2 to 6 ईयर्स में फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर किस तरह वर्कआउट किया जाएगा ये बताया जाएगा। तो कैसा रहा आज का हमारा ये सेशन? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हमने टॉपिक टू टॉपिक हर पॉइंट को हाईलाइट किया है इसमें। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्यों, हम हैं ना यहाँ आपके लिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, लाइक करें, शेयर करें, और आपका ये प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तब तक के लिए सेकंड वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।